जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 3 खूंखार आतंकियों को ढेर कर दिया। आतंकियों से यह मुठभेड़ पुलवामा के एक गांव में हुई, जहां आतंकियों के एक मकान में छिपे होने की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बल ने सर्च ऑपरेशन चलाया। सुरक्षा बल के जवानों को अपने नजदीक पहुंचता देख मकान में छिपे आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया और काफी देर तक चली मुठभेड़ में तीनों आतंकियों को मार गिराया। जैश मोहम्मद के 3 डेड टेररिस्ट मारे गए, जिसमें 2 पाकिस्तानी टेररिस्ट है, 1 लोकल टेररिस्ट है। मुठभेड़ में मारे गए लोकल आतंकी की पहचान ओवैस अहमद के तौर पर हुई, जो पुलवामा में जैश ए मोहम्मद का डिप्टी कमांडर था। बिहार में ग्राम रक्षा दल और पुलिस मित्र के तौर पर काम करने वाले लोगों ने पटना में बीजेपी दफ्तर का घेराव किया। ये लोग पक्की नौकरी की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे और अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए जोरदार प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनकारियों को बीजेपी दफ्तर के सामने से हटाने के लिए पुलिस को ठंडी में भी खूब पसीना बहाना पड़ा। पुलिस की इस कार्रवाई का इन लोगों ने भी विरोध शुरू कर दिया और प्रदर्शन में शामिल कुछ महिलाएं सड़क पर बैठ गईं, जबकि एक महिला तो सड़क पर लेट गई, जिनको हटाने के लिए पुलिस का महिला दस्ता आगे आया। लेकिन ये लोग अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। लिहाजा जब बात समझाने से नहीं बनी तो पुलिस वालों ने एक एक कर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया, जिसका कुछ लोगों ने विरोध किया तो पुलिस वालों ने उनको उठाकर वहां मौजूद बसों में भर दिया। इस हंगामे और प्रदर्शन की वजह से काफी देर तक बीजेपी दफ्तर के सामने अफरा तफरी का माहौल बना रहा। मुंबई से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया। वहां रेलवे स्टेशन पर बैठी एक महिला को एक आदमी ने चाकू मार दिया। बताया गया कि हमलावर महिला का पूर्व प्रेमी था, जिसने चाकू से उस महिला का गला काट दिया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो महिला उस आदमी के साथ प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक बेंच में बैठी नजर आई। महिला की छोटी बेटी भी उसके साथ थी। हमलावर और वो महिला काफी देर तक बात करते रहे। कुछ मिनट बाद वो आदमी उठा और महिला के पीछे जाकर खड़ा हो गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने जेब से चाकू निकाला और महिला का गला काट दिया। हमला करते ही वो आदमी वहां से भाग निकला, जबकि घायल महिला मदद के लिए चिल्लाने लगी। बाद में वहां मौजूद लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। पश्चिम बंगाल में सरकार की सख्ती का कुछ खास असर नहीं दिखा। सरकार की सख्ती के बावजूद कोलकाता के अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर कई लोकल ट्रेनें लोगों से लद गईं। कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार हो रहे इजाफे पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार ने लोकल ट्रेनों को उनकी आधी क्षमता से चलाने के दिशा निर्देश दिए थे। लेकिन यह नियम बनाया तो गया, मगर इसे मानने वालों की तादाद न के बराबर ही नजर आई। कोलकाता के बालीगंज रेलवे स्टेशन पर भीड़ देखकर ऐसा लगा जैसे न तो किसी को महामारी का खौफ है और न ही सरकार की सख्ती का डर। कई लोकल ट्रेनें लोगों से खचाखच भर गईं, तो दरवाजों से लटककर यात्रा करने से भी मुसाफिरों ने परहेज नहीं किया। सख्त रिस्ट्रिक्शन लगाए जाने के बाद भी कोलकाता में लोकल ट्रेनों की हालत बदलती नजर नहीं आ रही है। लोगों ने भीड़ की समस्या से निपटने के लिए रेलवे को ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की सलाह दी। ट्रेन बढ़ाने से सीट मिलेगा, सबको डिस्टेंस मिलेगा। न सिर्फ लोकल ट्रेनों के अंदर बल्कि प्लेटफॉर्म पर भी पैर रखने तक की जगह नहीं बची। ये हालात तब हैं जब राज्य सरकार लोकल ट्रेनों को शाम 7 बजे के बजाय रात 10 बजे तक चलाने की इजाजत दे चुकी है। बिहार से डराने वाली खबर आई, जहां सरकार के 4 मंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए। कैबिनेट बैठक से एक दिन पहले ही वहां सभी मंत्रियों की कोरोना जांच की गई थी, जिसमें 4 मंत्रियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इनमें बिहार के दोनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी भी शामिल हैं। इनके अलावा मंत्री सुनील कुमार और अशोक चौधरी की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। खबर है कि अशोक चौधरी के परिवार में भी कई लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इतना ही नहीं, वहां मुख्यमंत्री आवास में भी कोरोना ने सेंध लगा दी और अब तक 30 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। खबर है कि यूपी में ब्राह्मण समुदाय की नाराजगी दूर करने के लिए बीजेपी ने खास प्लान बनाया है, जिसके तहत बीजेपी ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करने के लिए जनवरी के दूसरे हफ्ते में यूपी की 300 से ज्यादा सीटों पर ब्राह्मण सम्मेलन कर सकती है। खबर है कि जिन सीटों पर सम्मेलन होगा वहां ब्राह्मण समुदाय के वोटरों की संख्या 10,000 से ज्यादा है और केंद्र सरकार के मंत्री, सांसद और विधायक इन सीटों पर ब्राह्मण समुदाय के लोगों के घर जाकर उनसे मिलेंगे और छोटे बड़े सम्मेलन करेंगे। पता चला है कि इस बारे में पिछले हफ्ते जेपी नड्डा और यूपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की बैठक भी हुई थी और खबर है कि राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला के नेतृत्व में 4 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है, जो ब्राह्मण समुदाय को मनाने की रणनीति बनाएगी। कोरोना की एक ऐसी वैक्सीन आने वाली है जो नाक के रास्ते शरीर में डाली जाएगी। सूत्रों के मुताबिक इस नेजल वैक्सीन के ट्रायल की मंजूरी दी जा चुकी है और यह ट्रायल उन लोगों पर ही किया जाएगा जिन्हें पहले से वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं और दूसरी डोज को लगे 6 महीने का वक्त बीत चुका है। मतलब यह कि इस वैक्सीन का इस्तेमाल तीसरी डोज यानी
बूस्टर डोज के तौर पर करने की योजना है और इसे बनाने वाली कंपनी है भारत बायोटेक। ये वही भारत बायोटेक है जिसने कोवैक्सीन बनाई है। माफ कीजिएगा। टीकाकरण से जुड़े कुछ लोगों का मानना यह है कि नाक से दी जाने वाली वैक्सीन उस वैक्सीन से ज्यादा असरदार होगी जो बाजू पर टीका लगाकर दी जाती है। कई बार बाजू पर वैक्सीन लगने के बाद लोगों को हाथ में सूजन या दर्द जैसी शिकायत 1 से 2 दिन तक रहती है, लेकिन नाक से वैक्सीन दिए जाने पर ऐसा कुछ नहीं हो सकता। दावा यह है कि बाजू पर जो वैक्सीन का टीका लगाया जाता है, मतलब जैसे अभी तक भारत में या दुनिया भर में टीका लगाया जा रहा है, उससे फेफड़े कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और वैक्सीन का असर जब तक शरीर में रहता है, कोरोना वायरस शरीर में दाखिल होने के बाद भी फेफड़ों में दाखिल नहीं हो पाता, जबकि कोरोना वायरस शरीर में नाक के रास्ते दाखिल होता है, नाक से होता हुआ फेफड़ों तक पहुंचता है और उसके बाद पूरे शरीर में फैलता है। दावा यह किया जा रहा है कि नाक के रास्ते पहुंचाने वाली वैक्सीन शरीर में वायरस को दाखिल ही नहीं होने देगी, मतलब वायरस फेफड़ों तक पहुंचने ही नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अभी तक जो वैक्सीन दी जा रही है, चाहे वो कोविशील्ड हो या फिर कोवैक्सीन हो, उनकी जगह पर नाक से दी जाने वाली वैक्सीन दी जाने लगेगी। मतलब यह कि ऐसी वैक्सीन होगी जो बूस्टर डोज की तरह इस्तेमाल होगी। ऐसे लोगों को ही दी जाएगी जिन्हें पहले से किसी दूसरी वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हो। ऐसा भी नहीं है कि यह वैक्सीन भारत बायोटेक बना रही है तो केवल उन्हीं लोगों को लगाई जाएगी जिन्हें कोवैक्सीन की दोनों डोज लगी, बल्कि यह वैक्सीन वो सभी लोग लगवा पाएंगे जो वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हों, फिर चाहे वो कोविशील्ड हो या फिर कोवैक्सीन। नाक से दी जाने वाली इस वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल 5000 लोगों पर किया जाएगा, जिन्हें वैक्सीन लगाने के बाद उन पर उनका असर देखा जाएगा और कहा जा रहा है कि इन 5000 लोगों में आधे ऐसे होंगे जिन्हें कोविशील्ड दी गई हो और बाकी के आधे वो लोग होंगे जिन्हें कोवैक्सीन की दो डोज लगाई गई हो। इस ट्रायल के नतीजे ही ये तय करेंगे कि नाक से लगने वाली ये वैक्सीन अब कब तक बूस्टर डोज के तौर पर देश के लोगों को लगनी शुरू हो पाएगी। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने कोरोना मरीजों के होम आइसोलेशन के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए, जिनके तहत कोरोना मरीजों के लिए होम आइसोलेशन का समय 14 दिन से घटाकर 7 दिन कर दिया गया। हालांकि 3 दिन तक बुखार लगातार न रहने पर भी होम आइसोलेशन खत्म माना जाएगा और दोबारा टेस्ट की जरूरत नहीं होगी। उन मरीजों को जिन्हें HIV या कैंसर है या ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, उनको होम आइसोलेशन के लिए डॉक्टर की इजाजत जरूरी होगी, जबकि ऐसे मरीज जो 60 साल से ऊपर के हैं और पहले से ही दूसरी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, उन पर भी यही नियम लागू होगा। वहीं हल्के लक्षण वाले दूसरे मरीज घर पर रहकर ही इलाज करवा सकते हैं। नए दिशा निर्देशों के तहत कोरोना मरीजों को स्टेरॉयड लेने की मनाही होगी। यही नहीं, CT स्कैन और एक्सरे भी बिना डॉक्टर की सलाह पर नहीं होगा। कोरोना के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए तमिलनाडु सरकार ने हफ्ते में 1 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया। तमिलनाडु में भी कोरोना मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है, जिसको देखते हुए वहां रविवार 9 जनवरी को पूरी तरह लॉकडाउन लागू करने का ऐलान किया गया। हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाओं को लॉकडाउन से बाहर रखा जाएगा। इसके अलावा तमिलनाडु सरकार ने राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला भी लिया, जो रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। कोरोना के खतरे से निपटने के लिए वहां पोंगल के मौके पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को भी टालने का फैसला लिया गया। साथ ही हर शुक्रवार, शनिवार और रविवार को किसी भी धार्मिक स्थल पर लोगों को जाने पर रोक लगा दी गई। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ रही है। वहां ओमिक्रॉन के अभी 120 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। कोरोना का असर अब चुनाव प्रचार पर भी पड़ता दिख रहा है। बढ़ते खतरे को देखते हुए चुनाव आयोग ने रैलियों और रोड शो पर सख्ती के लिए मंथन तेज कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक आयोग यूपी, पंजाब और गोवा समेत सभी 5 राज्यों में चुनावी रैलियों और रोड शो पर रोक लगाने पर विचार कर रहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है, लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस ने महामारी के बढ़ते खतरे को देखते हुए यूपी में 15 दिनों के लिए अपने बड़े कार्यक्रम रद्द कर दिए, जबकि खबर है कि लखनऊ में होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की रैली भी रद्द हो सकती है। अगले सभा में भी हम टेक्नोलॉजी भी उपयोग करेंगे, साथ साथ कोविड रूल्स भी 100% पालन करें। देश की सबसे बड़ी अदालत ने करंट से हाथियों की मौत पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और 17 राज्यों को इस मसले पर नोटिस जारी किया और 6 हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत में यह याचिका प्रेरणा सिंह बिंद्रा नाम की एक वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट की ओर से दाखिल की गई, जिन्होंने करंट से हर साल हो रही हाथियों की मौत पर चिंता जताई और करंट से होने वाली हाथियों की मौत को रोकने के लिए जंगल से गुजरने वाले हाई वोल्टेज तारों को सुरक्षित बनाने की मांग की। मेडिकल कॉलेजों के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए चल रहे नीट PG काउंसलिंग विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और केंद्र सरकार ने दाखिला शुरू करने की इजाजत मांगी। सुनवाई के दौरान सरकार ने कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए मेडिकल कॉलेजों के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में
दाखिला शुरू करने की इजाजत कोर्ट से मांगी क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के छात्र ही अस्पतालों में जूनियर डॉक्टर के तौर पर काम करते हैं। मगर आरक्षण से जुड़े मसले की वजह से अभी इन दाखिलों पर रोक लगी हुई है और मामला कोर्ट में चल रहा है। ऐसे में केंद्र ने मेडिकल कॉलेजों में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दिए आरक्षण को सही बताया। साथ ही दलील दी कि कोरोना खतरे की वजह से यह वक्त आरक्षण के मुद्दे पर लंबी बहस का नहीं है। हालांकि सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने इस साल ईडब्ल्यूएस कोटा नहीं लागू करने की मांग की। अब इस मसले पर सुबह सुनवाई होगी और सरकार का पक्ष सुनने के बाद अदालत इस पर आदेश दे सकती है। राजस्थान के जोधपुर से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां मौजूद एम्स की एक एसी यूनिट में अचानक आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। क्योंकि अस्पताल की छत पर मौजूद एक एसी यूनिट से आग की ऊंची ऊंची लपटों के साथ बड़ी मात्रा में धुआं उठने लगा। लोगों को डर इस बात का सताने लगा कि कहीं ये आग वहां मौजूद दूसरी एसी यूनिट को अपनी जद में न ले ले। अगर ऐसा होता तो जोधपुर एम्स के बड़े हिस्से में तेजी से आग फैलते देर नहीं लगती। जैसे ही आग लगी, अस्पताल प्रशासन एक्शन में आ गया और फायर ब्रिगेड की टीम भी वहां पहुंच गई। दमकल कर्मी आग को बुझाने के काम में जुट गए। उनकी मेहनत की वजह से ही पूरे अस्पताल में आग को फैलने से रोका जा सका। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश की जांच पूरी हो गई है, जिसकी रिपोर्ट वायुसेना प्रमुख को सौंप दी गई और सूत्रों के मुताबिक खराब मौसम को इस हादसे की जांच में चॉपर के क्रैश होने की सबसे बड़ी वजह बताया गया है। हालांकि अभी तक जांच रिपोर्ट से जुड़ी कोई भी जानकारी औपचारिक तौर पर सार्वजनिक नहीं की गई। ये जांच तीनों सेनाओं के अधिकारी मिलकर कर रहे हैं। इस ट्राई सर्विस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का प्रमुख एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह को बनाया गया है। एयर मार्शल और एयर चीफ मार्शल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनके घर जाकर मुलाकात की और जांच पूरी होने की जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक करीब 45 मिनट चली इस मुलाकात में रक्षा मंत्री को जांच में सामने आई बातों पर एक प्रेजेंटेशन भी दी गई।